उसके कुछ मिनट बाद तक सनी का मिजाज खराब था, लेकिन फिर उसने खुद को इससे बाहर निकाला और ताजी हवा का आनंद लेने की कोशिश करते हुए गहरी सांस ली। वास्तव में असली दुनिया में ऐसी हवा मिलना मुश्किल था। सूक्ष्म धूल और अन्य प्रदूषकों ने इसे खुरदुरा और अप्रिय बना दिया था। बाहरी इलाकों की सामान्य बदबू का तो जिक्र ही क्या करें। शहर के बेहतर हिस्सों में परिष्कृत निष्पंदन प्रणालियां लगन से काम करती थीं। हालांकि फिल्टर की हुई हवा का स्वाद बासी और स्थिर लगता था। केवल बहुत अमीर लोगों को ही वास्तव में सुखद सांस लेने की सुविधा उपलब्ध थी। और यहाँ वह था, दूसरी पीढ़ी के चेबॉल की तरह असीमित मात्रा में प्राचीन स्वादिष्ट हवा का आनंद लेने में सक्षम। सचमुच स्पेल द्वारा चुने जाने के अपने फायदे हैं। काश की भयानक ठंड ना होती, उसके पैरों में दर्द ना होता और उसकी कलाइयों और पीठ में पीड़ा ना होती। गुलामों का कारवां धीरे धीरे पहाड़ पर चढ़ता गया और अधिक गुलाम ठोकर खाकर समय समय पर जमीन पर गिरते रहे। 2 बार जो लोग अब और नहीं चल सकते थे उन्हें जंजीर से हटा दिया गया और बिना किसी औपचारिकता के सड़क से नीचे उस खाई में फेंक दिया गया जो उसके बाईं ओर मंडरा रही थी। सनी ने उन्हें थोड़ी करुणा के साथ गिरते हुए देखा। बेचारे, तुम्हारी आत्मा को शांति मिले, तुम दयनीय आत्माओं। कुल मिलाकर वह अच्छे मूड में था। इस दुस्वप्न की आपदा के बीच अच्छा महसूस करना थोड़ा अजीब था, लेकिन शुक्र है कि सनी को इस घटना के लिए खुद को तैयार करने का समय मिल गया था। जब स्पेल के लक्षण पहली बार दिखाई दिए तो उसने इसे अच्छे से नहीं संभाला था। 17 साल से पहले ही मर जाना कोई ऐसी बात नहीं थी जिससे कोई आसानी से निपट सके। लेकिन अंततः सनी को इससे सामंजस्य बिठाने में केवल कुछ ही दिन लगे। अपने माता पिता के अस्थायी विश्राम स्थल पर जाने के बाद, ठीक है, वास्तव में चूंकि वह स्मारक सुविधा में सबसे सस्ता स्लॉट भी खरीदने के लिए बहुत गरीब था, यह सिर्फ एक पुराने पेड़ पर खुदी हुई 2 लाइनें थीं। और अपने लिए तीसरी लाइन जोड़ने के बाद सनी अचानक तनाव मुक्त और लापरवाह हो गया। आखिरकार उसे पैसे कमाने, भोजन खोजने, अपनी रक्षा करने और भविष्य के लिए योजना बनाने की चिंता नहीं करनी थी। एक बार जब सबसे बुरा जो हो सकता था वह पहले ही हो चुका था, तो डरने के लिए और क्या था। तो एक गुलाम बनना और धीरे धीरे ठंड से मरना इतना बड़ा झटका नहीं था। इसके अलावा वह जानता था कि ठंड उसे नहीं मारेगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने पहले ही देख लिया था कि पहाड़ पर आगे कारवां का क्या हश्र होने वाला है। जमीन पर बिखरी हड्डियों के ढेर की तस्वीर अभी भी उसके दिमाग में ताजा थी। बहुत संभावना थी कि यह राक्षसों का एक झुंड था जो कारवां का खात्मा करने वाला था। और जैसा लग रहा था, हमला कुछ घंटों में होने वाला है, दिनों में नहीं। तो उसके पास अभी भी एक मौका था। अवसर का उपयोग करते हुए सनी ने अपनी स्थिति पर एक और नजर डाली और फिर से रून्स यानी जादुई चिन्हों को बुलाया। पिछली बार वह अपने पहलू से बहुत नाराज था और उसने विशेषताओं का अच्छे से अध्ययन नहीं किया था। किसी के पहलू जितना महत्वपूर्ण ना होते हुए भी विशेषताएं अक्सर जीवन और मृत्यु के बीच निर्णायक कारक होती थीं। वे किसी के प्राकृतिक लक्षणों और झुकाव को प्रतिनिधित्व करती थीं, कभी कभी निष्क्रिय क्षमताएं और प्रभाव भी प्रदान करती थीं। भाग्यबद्ध विशेषता का विवरण। तकदीर के तार तुम्हारे चारों ओर कस के लिपटे हुए हैं। तुम्हारी उपस्थिति से असंभावित घटनाएं, अच्छी और बुरी दोनों आकर्षित होती हैं। कुछ लोग धन्य होते हैं और कुछ श्रापित, लेकिन शायद ही कभी दोनों। देवत्व के चिन्ह विशेषता का विवरण। तुम पर देवत्व की हल्की गंध है, जैसे किसी ने बहुत पहले एक बार उसे संक्षिप्त में छुआ हो। छाया का बच्चा विशेषता का विवरण। छाया तुम्हें अपनों में से एक मानती है। दिलचस्प। सनी ने तुरंत पहली विशेषता, भाग्यबद्ध, को अपनी दुर्दशा के मुख्य अपराधी के रूप में पहचान लिया। पहली नजर में ऐसा लगा कि वह किसी निश्चित यानी भाग्य के लिए अभिशप्त है। उदाहरण के लिए, बुरी तरह से मरना और बिना किसी निशान के गायब हो जाना। लेकिन विवरण पढ़ने के बाद उसे एहसास हुआ कि भाग्यबद्ध होने का वास्तव में केवल यही मतलब था कि जब वह आसपास होता था तो असंभावित चीजों के होने की अधिक संभावना थी। मुझे लगता है कि इसी तरह मैं दुर्लभ बेकार पहलुओं में से एक को प्राप्त करने में कामयाब रहा, और वह भी इसका एक अजीब वर्जन। यदि भाग्यवत मेरी जन्मजात विशेषता थी तो अन्य 2 ठंडे स्वप्न के पहलू से आई थी। देवत्व का चिन्ह कमोवेश सीधा था। इसे स्वप्नलोक के अंदर कुछ स्थानों में प्रवेश और कई तरह के जादू टोने को बढ़ाना चाहिए था। चूंकि आसपास कोई स्थान नहीं था और सनी का पहलू जादू टोने से कोई संबंध नहीं रखता था, इसलिए यह भी बेकार था। छाया का बच्चा एक अजीब था। उसने इसके बारे में कभी नहीं सुना था और उसे कोई पता नहीं था कि यह क्या करने वाला है, कम से कम तब तक जब तक सूरज पहाड़ के पीछे ना छिप गया और आसमान में अंधेरा ना छा गया। उसके आश्चर्य के लिए सनी खुद को अंधेरे में पूरी तरह से देखने में सक्षम पाया, जैसे कि अभी भी दिन की तरह प्रकाशवान हो।
यह क्षमता अपने आप में कोई कम नहीं थी और यह पूरी संभावना थी कि छाया उसे कुछ और अभी तक अज्ञात उपहार से पुरस्कृत करेगी। आखिरकार कुछ अच्छा हुआ। मैंने सोचा कि क्या कारमारों को शिविर लगाने की तैयारी करो। प्रमुख सैनिक के आदेश का पालन करते हुए गुलाम रुक गए और कांपते और थके हुए जमीन पर गिर पड़े। छोटी सी जगह जहां सड़क चौड़ी हो गई थी एक उभरे हुए चट्टान से हवा से कुछ हद तक सुरक्षित थी, लेकिन आराम से आराम करने के लिए अभी भी बहुत ठंड थी। सैनिक दासों को एक तंग घेरे में धकेलने, उन्हें गर्मी साझा करने के लिए मजबूर करने और शिविर के केंद्र में एक बड़ी अलाव जलाने में व्यस्त हो गए, हालांकि अपने घोड़ों की देखभाल करने से पहले नहीं। भोजन, पानी और अन्य सामान ले जाने वाली भारी गाड़ी जिससे मुख्य जंजीर सुदृढ़ता से जुड़ी हुई थी, को हवा रोकने के लिए आगे धकेल दिया गया। चारों ओर देखते हुए सनी ने पहले वाले युवा सैनिक को एक जटिल भाव से पहाड़ को देखते हुए देखा। कितना अजीब आदमी है। जल्द ही अलाव धधक रही थी। मजबूत गुलाम आग के पास अपना रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे थे, जबकि सनी जैसे कमजोर गुलामों को घेरे के बाहरी हिस्से पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया गया, जिनकी पीठ ठंड से जम रही थी। बेशक किसी भी हरकत में इस तथ्य से बाधा आ रही थी कि वह अभी भी जंजीर से बंधे हुए थे। इसलिए परिचित चौड़े कंधों वाला गुलाम आग के करीब जाने के अपने सभी प्रयासों के बावजूद वहीं पहुंच गया जहां से उसने शुरुआत की थी। लानत हो इन इंपीरियल्स पर, वह स्पष्ट रूप से चिढ़कर फुसफुसाया। सैनिक गुलामों के बीच में गए, उन्होंने पानी और भोजन दिया। सनी को बाकी सबकी तरह बर्फीले पानी के कुछ घूंट और पत्थर जैसी सख्त फफूंद लगी बोटी का एक छोटा टुकड़ा मिला। इसके अनाकर्षक रूप के बावजूद उसने खुद को पूरी चीज खाने के लिए मजबूर किया और केवल उतना ही भूखा रहा जितना वह पहले था। जैसा लग रहा था वह अकेला नहीं था। उसके पीछे चल रहे चालाक गुलाम ने पीड़ा में चारों ओर देखा। सभी देवताओं की कसम, वे मुझे डंजन में भी इससे बेहतर खिलाते थे, और हम में से अधिकांश निर्दोष लोग डंजन में फांसी पर लटकने का इंतजार कर रहे थे। उनसे कुछ कदम दूर, जहां पक्की सड़क समाप्त होती थी और नुकीले पत्थर शुरू होते थे, बर्फ से भरकते रंग लाल के बैरियों का एक बिखराव उग रहा था। सनी ने उन्हें पहले भी देखा था, सड़क के किनारे यहां वहां गुच्छों में, और यह भी नोट किया था कि वह लचीली चीजें सफेद के विपरीत कितनी सुंदर दिखती हैं। चालाक गुलाम की आंखें चमक उठीं जब उसने चारों पैरों पर बैरियों की ओर रेंगकर कोशिश की। मैं ऐसे खाने के खिलाफ सलाह दूंगा दोस्त। यह फिर से कोमल आवाज वाला गुलाम था। सनी घुमा और अंत में उसे पहली बार साक्षात रूप में देखा। वह 40 के दशक का एक लंबा व्यक्ति था, दुबला पतला और अजीब तरह से सुंदर, एक विद्वान के गरिमापूर्ण लुक के साथ। ऐसा व्यक्ति गुलाम कैसे बन गया, यह एक रहस्य था, फिर भी वह वहां था। तुम और तुम्हारी सलाह फिर से, क्या, क्यों? विद्वान क्षमायाचनापूर्वक मुस्कुराया। इन बैरियों को ब्लड बेन कहा जाता है। यह उन स्थानों पर उगती हैं जहां मानव रक्त बहा हो, इसलिए गुलाम व्यापार मार्गों पर यह हमेशा बहुत सारी होती हैं। तो इससे क्या होता है? बूढ़े आदमी ने आह भरी। ये बैरियां जहरीली होती हैं। कुछ बैरियां एक वयस्क को मारने के लिए पर्याप्त हो सकती हैं। धिक्कार है उसे। चला गुलाम पीछे हट गया और विद्वान को घूरने लगा। सनी ने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि चारों ओर देखते हुए उसने अंत में शिविर के स्थान को उस जगह के रूप में पहचान लिया जहां विफलता की शुरुआत में उसके दर्शन में गुलामों की हड्डियां बर्फ के नीचे दबी हुई थीं। और वह शर्त लगाने को तैयार था कि जिस भी चीज ने उन सबको मार डाला था वह जल्द ही होने वाला था। मानो उसके विचारों का जवाब देते हुए ऊपर से एक गड़गड़ाहट की आवाज आई, और अगले ही पल कोई आयताकार चीज आसमान से नीचे गिर पड़ी।